के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सवाल दर सवाल में। और हमारे साथ प्रभात झा और योगेश राठौर। चर्चा चल रही है कितनी बदल गई है बीजेपी। पहले पार्ट में हमने बात की संगठन को और अब सीधे सरकार पर। प्रभात जी, अटल जी से चर्चा हुई थी संगठन की, लेकिन अटल जी ही देश के पहले प्रधानमंत्री बीजेपी की ओर से बने थे और अब नरेंद्र मोदी। इस सरकार की यात्रा को सरकार में रहते हुए बीजेपी कितना बदली और किन परिस्थितियों में ये सरकार में बनती है और उस पर चुनौती क्या रहती है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे और उस समय देश में संविध की सरकार 8 राज्यों में बनी थी और उसमें अगर शुद्ध रूप से कोई कहे तो उत्तर प्रदेश में अलायंस था, बिहार में अलायंस था, लेकिन मध्य प्रदेश में एक गोविंद नारायण सिंह जी आए थे, लेकिन उसकी जब हटे तो 67 में हमारे यहाँ पर डिप्टी सीएम बने थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और इसलिए सरकार, और दीनदयाल जी ने कहा था कि सरकार में रहकर सरकार चलाना सीखो। आज तो तुम मिलजुल कर बना रहे हो, चला रहे हो, कल हो सकता है अकेले, तो बाहर नहीं समझो। इसलिए सरकार चलाने में हम लोग सीखते गए। उसमें देश के प्रधानमंत्री अटल जी, तो देखिए पद पर आना एक अलग बात है। माने राज्य में अगर पहली सरकार बनी थी तो वो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, अलायंस में बनी थी, बिहार, ऐसे सब जगह बने थे। लेकिन अटल जी के बारे में देश चाहता था। मैं आपको आज बहुत खुले मन से कह रहा हूं, अटल जी के बारे में योगेश जी, देश हर आदमी कहता था, कांग्रेस का भी, अरे यार प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस आदमी को। उनका जो आभा मंडल, जवाहरलाल नेहरू भी, सबने, जवाहरलाल जी ने तो कहा ही था कि मैं इसमें भारत का भविष्य देखता हूं। इस नाते जन स्वर को जनतंत्र में इग्नोर नहीं करना चाहिए। जन स्वर था, जन जन का स्वर था कि अटल बिहारी वाजपेयी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए और देश में ये साकार हुआ। 13 दिन की पहली सरकार। लेकिन आप देखिए 13 दिन में क्या मजा बांध दिया था उन्होंने। अपने सरकार को बचाने के लिए एक वोट मैनेज कर सकते थे। उन्होंने कहा मैं ऐसी सरकारें आएंगी, जाएंगी, गिरेगी, पार्टी टूटेगी, बिखरेगी, बनेगी, लेकिन देश नहीं टूटना चाहिए। मैं सौदा करके 1 मिनट भी इस पद पर नहीं बैठूंगा और ऐसी कुर्सी को मैं देखना भी नहीं चाहता, और इस्तीफा फेंक कर चले आए थे। सरकार में रहते अटल जी के भाषण को कोई यादगार भाषण, संगठन के फोरम पे तो कुछ अलग ही बात थी, लेकिन जो बात आप जिक्र कर रहे हैं कि जब सरकार पहली बार 13 दिन की बनी, छोटी, उस देखिए अटल जी असामान्य व्यक्तित्व हैं आज भी भगवान की दया से। जेनेवा आपको याद होगा, प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। लेकिन भेजा गया था, किसको भेजा गया था? अटल बिहारी, वो भी हिंदी में भाषण। वहाँ पाकिस्तान में क्या पूछा गया? पाकिस्तान ने कहा ये अटल बिहारी, उसका नेतृत्व कौन करता है? सत्ता पक्ष का। लेकिन भारत के सवाल पर वो कहते थे कोई विपक्ष नहीं, देश पहले दल बाद में, और सिद्ध किया। और उन्होंने कहा था ये पाकिस्तान नहीं है, ये भारत है। यहाँ विरोधी दल का नेता सदन में विरोध करता है, लेकिन जब देश का सवाल आए तो वो सदन में विरोध के बावजूद सड़क पर उनके साथ खड़ा होता है। और उन्होंने जेनेवा में इस बात को कहा। उस ऐसे मंत्री थे जब विदेश मंत्री बने, आपको याद होगा, पहला भारतीय जिसने यूएनओ में डंके की चोट मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपनी राष्ट्रभाषा की आन बान शान बढ़ाने के लिए हिंदी में भाषण दिया था। चीन की यात्रा भी छोड़कर विदेश मंत्री के तौर पर लौट आए थे अटल जी। देखा था आपने। इसलिए अटल जी अतुलनीय है, अनपैरेलल है। बावजूद इसके अटल जी ने अपनी पार्टी नहीं बनाई कि मेरी पार्टी है। आपने बार बार अमित जी और नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। नरेंद्र मोदी जी आपको जो दिखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, जब हमारे संगठन में संसदीय पार्टी की बैठक होती तो क्या बोलते हैं मालूम आपको? मैं संगठन महामंत्री रहा, मैं महामंत्री रहा, मैं तो ये बन गया हूँ, अलग बात है, लेकिन संगठन मजबूत नहीं होगा। मेरा चाहे जो फैसला हो, यदि आप कार्यकर्ता गांव-गांव नहीं ले जाएंगे तो मेरे फैसले का कोई महत्व नहीं है। मैं संगठन की ताकत पर निर्णय लेता हूँ। अटल जी जब दूसरी बार सरकार बनी थी और चुनाव में जा रहे थे, समय से पहले चुनाव हुए थे, चर्चा यही थी, उस वक्त प्रमोद महाजन राष्ट्रीय महासचिव थे, कुछ इंडिया साइनिंग की बात चल रही थी कि इस वक्त अच्छा माहौल है, लेकिन सरकार में अगर नहीं लौट पाए और वो भी अटल जी जैसे नेता, तो वो चूक क्या हो गई थी? ज़्यादा आत्मविश्वास था? देखिए उस चुनाव को कुछ कारणों से मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। कई बार चुनाव के परिणाम के बाद जो व्याख्याएं होती हैं वो उस समय की स्थिति की सही व्याख्या नहीं हो पाती। वस्तुतः देखा जाए तो केवल एक राज्य के एक्सीडेंट के कारण वो सरकार रिपीट नहीं हुई थी। कौन से राज्य? वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में अलायंस का संकट आ गया था, और आंध्र प्रदेश में मुझे लगता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी या चंद्रबाबू नायडू उतना एसेस नहीं कर पाए थे, उस तुलना में कम सीटें आई। इंडिया शाइनिंग को जिस तरीके से बदनाम किया गया, रिजल्ट के बाद किया गया,
आज भी आप अपनी जानकारी में, अपनी मेमोरी में देखिए, जितने चुनाव हुए हैं केवल 3 कैंपेन ऐसे हैं जो हमेशा जनमानस में याद रहे। एक इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ, दूसरा प्रभात जी इंडिया शाइनिंग, और तीसरा अब की बार नरेंद्र मोदी का। इतने चुनाव हो चुके हैं 50 के 3 चुनाव की बात कर रहे हैं। जिस चुनाव की ये बात कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से सपोर्ट नहीं मिल पाया था, फील गुड भी थे इंडिया का। देखिए मैं बताऊं, उसमें अटल जी बहुत मौलिक विचारक थे। अटल जी ने उसी बम्बई में जब हारने के बाद बैठक हुई जी, तो उन्होंने कहा था कि मेरा समय आप लोगों ने बहुत खराब कर दिया, मैं अपनी बात लेकर जनता में पहुंच नहीं पाया, ये SMS, वॉइस मेल, इस समय मेरा समय आप लोगों ने बहुत खराब किया। उन्होंने कहा था भारत में रोटी कपड़ा मकान का संघर्ष करना है, मुझे इस नाते काम करना था। पॉलिटिकल इवेंट्स थे, अटल जी पर किसी को शंका नहीं थी, लेकिन देश धीरे धीरे समझता है। आप देखिए गुजरात मॉडल को देखा तो नरेंद्र मोदी को सबने स्वीकार किया, और नरेंद्र मोदी जिसे लोग कहते थे बनिया जैनियों की, ब्राह्मण जैनियों की पार्टी, आज गरीबों की पार्टी बनकर उभरा है। किसी ने सोचा था कि विमुद्रीकरण होगा और कोई खून खराबा नहीं होगा? सर, आप नरेंद्र मोदी की बीजेपी कहने से थोड़ा हमको आप नहीं, टोक भी रहते, और लेकिन आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की ही बीजेपी, अमित शाह है, राजनाथ सिंह की। नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, मैंने ये कहा सरकार से। और नरेंद्र मोदी जी इस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। वो एक ही बात कहते हैं, युग को बदलो, भारत की प्रतिष्ठा प्रथम पंक्ति की है, वहां ले जाना है भारत, और ये बैठे नहीं होगा। आपने कभी सुना था कि प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक? कौन सर, करता है? राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ रिपीट हो रही है ज़्यादातर। मध्य प्रदेश, राजस्थान को अब बात छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी में आप वापस लौट आए हैं, मणिपुर, बाकी जगह गठबंधन से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के नक्शे को देखो तो भगवा सब जगह दिख रहा है। अब केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी की जो सरकार की जो दिशा है वो अटल जी से अगर तुलना करें उस वक्त की परिस्थितियों से, तो अटल जी जैसे नेता के नेतृत्व में ये बात क्यों संभव नहीं हो पाई थी? अटल जी के पास 282 शुद्ध भाजपा नहीं, वो सदस्य लोकसभा में नहीं। गठबंधन की सरकार की मजबूरी, गठबंधन का पहले गठबंधन और गठबंधन आधारित सरकार थी। हम गठबंधन आज भी है 33 पार्टियों का, लेकिन हम उनके सहारे, उनका सहयोग ले रहे हैं, परंतु हम उन पर आधारित नहीं है लोकसभा में। इसलिए मौलिक अंतर था। और डेमोक्रेसी में नंबर का महत्व होता है। आज हम दबाव बनाते हैं, कल वो दबाव बनाते थे, चाहे वो ममता जी हो या मायावती हो, चाहे जयललिता थी, ये अटल जी पे दबाव रहता था। इसलिए आज परिस्थितियां अलग हैं। और पहली बार 30 साल में एक ऐसी सरकार बनी जो एब्सोल्यूट 2/3 बहुमत से संसद में। सवाल वहीं पर खड़ा हो रहा है प्रभात जी, बड़ी बारीकी से आप हर चीज को रख रहे हैं। 2/3 बहुमत से सरकार आपकी है आपने, लेकिन नरेंद्र मोदी के पुराने भाषण अब सामने आते हैं, FDI का विरोध, आधार कार्ड का विरोध, लेकिन उसी लाइन पर फिर आप चल चले तो कहने लगे कि बीजेपी का तो कांग्रेसीकरण हो गया है। देखिए आप फिर से सोचिए, जब हम विपक्ष में रहते हैं, आप मूलधार, हमको कभी लगता है आधार, हम जब सरकार में आए तो हमको लगा कि उचित है, आज होना चाहिए। हम जब आए तो GST हमको ठीक लग रहा था। क्या होता है, विरोध की आंखें अलग होती हैं और सत्ता की आंखें अलग होती हैं। उस समय का विरोध, आज का हमने क्या कहा आपसे कि विरोध में, हम विरोध की भूमिका में रहते थे, हमको इसमें पता नहीं चलता था। लेकिन आज जब हैं तो हर अच्छी बात, हमने मनरेगा में संशोधन किया, हमने इग्नोर नहीं किया उसको, हमने राशि बढ़ाई उसमें, और हमने कहा कि 10 लाख कुएं खोदे जाएंगे। माने वो विपक्ष के रहने की मजबूरी थी योगेश जी? नहीं, मजबूरी नहीं थी। ये मुझे लगता है, जो मैंने शुरू में भी कहा कि इच्छा के अनुरूप ये रूपांतरण की प्रक्रिया, और दूसरी बात है कि ये जीवंता है कि जिस तरीके से हम चीजों को बदलते हैं। दिल बड़ा कर रहे हैं कि दिल बड़ा भी कर रहे हैं और हम विस्तारीकरण भी कर रहे हैं। पार्टी का हित भी है, पार्टी व्यक्तिगत का हित भी भी हित है, है। राष्ट्रीय हित भी है। तो कांग्रेस क्या बुरी थी फिर? नहीं, कांग्रेस बुरी नहीं। किसने कहा आपको? कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी, लगभग उसी नीतियों को पार्टी आगे बढ़ा रही, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा नेता। नीतियां हमारे सामने सिर्फ भारत का अंत्योदय है, गरीब, सबसे पहले गरीब का उद्धार। ये छोटे पड़ाव हैं। क्या आपको क्या लगता था 30 करोड़ लोगों की, जिसने बैंक के खाते नहीं देखे, बैंक में नहीं गया आज तक, बैंक कैसे बैंक में पहुंचा दिया? आपका ये मुद्रा बैंक योजना क्या है? ये आदिवासियों के जीवन बदल रहे हैं। नोटबंदी नहीं, एक नहीं, देखिए नीति आयोग 42% राशि राज्यों को, विमुद्रीकरण, और इसके बाद जो GST हुआ है, एक नियम, 18 नियमों को खत्म करके एक नियम,
अगर यहाँ पे जो कार आप खरीदोगे वही कीमत आपको बेंगलोर में सर मिलेगी। मोदी का विजन क्या कह रहा है? एक और भी योजना 3 साल पूरे हो चुके हैं। एक और राकेश जी इसमें योजना में जोड़ना चाहूंगा, उज्ज्वला। आप कल्पना नहीं कर सकते पहाड़ों में, गांवों में, अंदरूनी बस्तियों में कि वो चूल्हे का जो धुआं, चूल्हे के धुएं के स्थान पे जो गैस एक आया, बड़ा चुनावी मुद्दा बना और आप ये यूपी चुनावी उसमें मुद्दा नहीं जीते बना, भी ये हैं। चुनावी वह मुद्दा बात अलग है कि अब मैं- खबर आने लगी है कि सब्सिडी वापस होने की खबरें भी आने लगी हैं। आप हाल उस के पर गौर चुनाव करिए। में जिन कारणों से बीजेपी को बहुत अधिक वोट मिला, उसमें आप यकीन मानिए उज्ज्वला योजना का बहुत बड़ी भूमिका रही। नहीं, इन्होंने जो कांग्रेस की बात की, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता की मैं- तरफ से ये नहीं, आवाज आती है कि अंतर क्या रह गया? कांग्रेस संगठन नहीं था। हम लोग हंसी मजाक में कहते थे माँ बेटे की पार्टी। देश में अगर परिवार की पार्टी चलेगी तो देखिए लालू यादव, भगवान न करे आज तो स्वस्थ है, कल क्या होगा पता नहीं, हर को जाना है क्या होगा। हमारे बाल ठाकरे चले गए, क्षय होती है पार्टी। यदि व्यक्ति के नाते भी बनाना है आपको। बड़ा अच्छा सवाल आपने नहीं, किया एक कि मिनट, परिवार मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह क्या है ये? लेकिन इस नाते भारतीय जनता पार्टी का विस्तार कार्यकर्ताओं के नाते हुआ है। लेकिन सर नेतृत्व के मध्य प्रदेश जहां से आप प्रतिनिधित्व करते हो और उत्तर प्रदेश, परिवारवाद तो वहां भी नजर आने लगा ना। कहाँ? कार्यकर्ता मुझे बताइए, नाम बताइए। आप बताइए, टंडन जी के पुत्र हो या एक मध्य मिनट, प्रदेश में टंडन जी कैलाश- एक्टिव है क्या? आ जाइए लाइन। अच्छा, मतलब वो घर बैठ गए इसलिए अब आ सकते हैं? नहीं, क्या उनका बेटा होना गुनाह है? क्या उनका बेटा? तो क्या ये आप ही लोग नहीं, परिभाषित मैं करते इसलिए हैं। कह रहा हूं कि अब जब वो घर बैठे हैं, नहीं, लेकिन हम यही व्यक्ति देखिए विशेष पे नहीं जा राजनाथ रहे। सिंह जी का बेटा आज लायक है पंकज सिंह, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए कि उनके पिताजी गृह मंत्री हैं। क्राइटेरिया ये है। क्राइटेरिया नहीं, जनता ये नहीं कहेगी ये परिवारवाद। लेकिन मैं आपको अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं तो बिहार में पैदा हुआ, बंबई में पढ़ाई की, आपातकाल में यहाँ आया, काम किया। इस पार्टी ने जिसका एक हमारी जातिवादी का आदमी नहीं, मैं नहीं जानता कौन होगा यहाँ, मुझे पार्टी ने खड़ा किया मध्य प्रदेश। कई राज्यों का प्रभार दिया मध्य नहीं, प्रदेश आज जैसे भी राज्य- मध्य प्रदेश जैसे रूलिंग पार्टी का मैं अध्यक्ष रहा। राज्यसभा एक से ज्यादा बना। आज मैं 17-18 साल से पदाधिकारी लगातार हूँ। कौन सी पार्टी, मुझे नाम बताइए। मेरे पिताजी का भी नाम मतलब कोई- आप यही कह रहे हैं अगर कि आप शिवराज जी से भी परिवारवाद, पूछेंगे जातिवाद- तो मेरे पिताजी का नाम नहीं बता पाए। मेरा कोई वंश यहाँ पर नहीं है, कोई विरासत, लेकिन कार्यकर्ता का महत्व था। मैं कार्यालय में 32 साल कार्यालय में रहा और कार्यालय से बाहर निकालकर मुझे जनता का कार्यकर्ता किसने बनाया? पार्टी ने। पार्टी से बढ़कर कोई नहीं है। मतलब परिवारवाद और जातिवाद के जो आरोप लग रहे हैं उससे बीजेपी बाहर है। राकेश जी, कास्ट बार को जो चुनौती बीजेपी ने दी है, किसी ने नहीं दी। किसी ने नहीं दी। हरियाणा जैसे राज्य में आजादी के बाद कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कोई गैर चलिए, जाट इस बिंदु से मुख्यमंत्री समय बनेगा। अभाव है, सुनिए, थोड़ा- हाँ। झारखंड में कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगा। ये कई छत्तीसगढ़ प्रयोग में- किए हैं छत्तीसगढ़ तो में। दूसरों से अलग है। सर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की ये जीत और मध्य प्रदेश में शिवराज का कीर्तिमान 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ना, इन दो मुद्दों पर जब राज्यों में बीजेपी सरकार रिपीट हो रही, मोदी को अपवाद है कि वो प्रधानमंत्री बन गए। किस तौर पे शिवराज को देखेंगे और योगी की जो एंट्री हुई है? शिवराज सिंह चौहान गरीबों का भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है। गरीबों का आम पीड़ा को समझने की कोशिश किसी मुख्यमंत्री ने की, और जिसको नरेंद्र मोदी खुले में कहते हैं कि अगर पीड़ा समझना हो, पीड़ा से पीड़ित लोगों को यदि किसी ने मुक्त कराया तो उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है। उनकी सरकार की नीतियों को, उनकी सरकार की हर नीति वो है प्रो पुअर, गरीबों के लिए काम करना। वो जानते थे कि विवाह एक उल्लास नहीं होता, गरीबों के लिए पीड़ा बन जाता है, कर्ज में डूब जाता है। उसका निदान किया। पढ़ाई, बच्चे को पढ़ाई, किस मसले पर, स्वास्थ्य, किस मसले पर शिवराज सिंह ने, एक वृद्ध क्या जीवन में सोचता है कि मुझे यात्रा करना है। अभी तक के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उसमें शिवराज अलग कहाँ है? शिवराज सबसे अलग है, सबसे अलग है। इसलिए उसने अपने पैर को अनथक, ऊपर से जो आदमी हेलीकॉप्टर से कह दे ये गांव, अरे रे ये देवास का वो पंचायत और पंचायत का ये गांव, मैंने पूरे प्रदेश को पांव पांव घूमा है उन्होंने। कितनी इतनी मेहनत कौन करता है? एक आपने योगी की बात की, भाजपा भविष्य देखती है, भाजपा पल्स समझती है। माने मोदी के बाद का एक तैयार किया जा रहा है नेता। ये पूरी देखिए, मोदी जी ने क्या कहा, सीधे कहा है कि 2022 तक यानी 2019 में भी आएंगे। और मैं आपको एक शब्द बता रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी की प्रशंसा तो करूँगा ही। फारूक अब्दुल्ला का बेटा कौन है? उमर अब्दुल्ला। उसने क्या ट्वीट किया उत्तर प्रदेश जीतने के बाद कि 2019 तक तो शांत रहो, कुछ होना ही नहीं उसके है, बाद की सोचो। 2024 की तैयारी शुरू। ये मैंने नहीं कहा। नहीं, आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि योगी की एंट्री माने मोदी के बाद की पीढ़ी का एक नेतृत्व। पूरी तरह से शिवराज सिंह चौहान, आपके योगी जी, रमन सिंह जी, खट्टर जी, अन्य राज्यों में जो लोग खड़े हो रहे हैं सारे ये उसी तरह हो रहे हैं जैसे प्रमोद महाजन, जैसे प्रमोद वसुंधरा, जी, उमा जी, भारती, बिल्कुल, इनको बिल्कुल। अटल अडवाणी। अमित शाह को भी आज क्या है, इतने बड़े दल का, और जिस योग्यता से अमित शाह चला रहे हैं,
सामान्य घटना नहीं इतनी बड़ी पार्टी को। लेकिन उसके पीछे एक और मैं उस योगदान को भी नहीं भूलूंगा। भारत की राजनीति में जितने भी संगठन, हम आपको मैं आज एक वो रहस्य खोल रहा हूं जो कोई खोलता नहीं होगा। किसी भी दल के पास एक ऐसा संगठन नहीं है जो पेनी निगाह रखता हो राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत पेनी निगाह रखता अपने स्वयंसेवकों पे, कहीं पिघल तो नहीं रहे, कहीं फिसल तो नहीं रहे, और ये जब तक रहेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का तो कहीं आप ये बात तो नहीं कह रहे कि योगी की एंट्री मोदी और शाह से ज्यादा रुचि आरएसएस ने ली? नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ। योगी तो 5 बार से सांसद था भैया, 1998 से 44 साल की उम्र में। हाँ, लेकिन भविष्य है। आप देखिए ना, आपने नायक पिक्चर देखी थी अनिल कपूर की, क्या हालत, उसको भी खत्म कर दिया। रात दिन 3 बजे रात तक कोई जगता है। जननायक के लिए क्या संभावना है शिवराज जी के लिए? देखिए, शिवराज जी ने आज मध्य प्रदेश को उबारा है। जहां दिग्विजय सिंह जी ने बर्बाद किया था, वो शिवराज सिंह चौहान ने, क्योंकि गरीबों के दर्द को जानने वाला, जैसे एक शरीर का पोस्टमार्टम करते हैं, आप डायग्नोसिस करते हैं तो सब समझ में आता शरीर में क्या है। उस आदमी ने मध्य प्रदेश को पूरी तरह से पोस्टमार्टम किया कि यहाँ क्या जरूरत है। और इसलिए आज भी, और नेता कुशाभाऊ ठाकरे कहा करते थे कि एक दिन में नेता पैदा नहीं होता है, वर्षों लगते हैं। शिवराज सिंह चौहान को बनाने में वर्षों लग गए। अनेकों का आंधी नहीं तूफान है शिवराज सिंह चौहान है, ये नारा चला था और इसको कायम किया कार्यकर्ताओं ने। यहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मौका है जो निश्चित तौर नजर रहती है? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत सारे लोग, मैं अपना उदाहरण दिया आपको मैंने। आप तो समकक्ष, मैं तो नहीं समकक्ष, मैं दोस्त था उनका, मैं तो विद्यार्थी परिषद की दोस्ती थी मेरी। लेकिन कुशाभाऊ ने मेरे को दिल्ली बुलाया, संघ के माध्यम से मैं सब जगह गया। इसके बाद मैं यहाँ लाया गया, शिवराज सिंह जी ने पकड़ कर लाया यहाँ पे कि आपको अध्यक्ष का काम करना है। उन्होंने फिर राज्यसभा में भेजा, फिर लोगों ने कहा कार्ड नाराज हैं ये, दोबारा राज्यसभा में भेजा। होता क्या है कि व्यक्ति किसी और के लिए अभी गुंजाइश है शिवराज के रहते? किसकी गुंजाइश नहीं है, सारे लोगों की गुंजाइश, सब लोग काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, भूपेंद्र सिंह कौन है, नरेंद्र सिंह जी कौन थे, उनके टीम में ही तो थे मंत्री युवा मोर्चा में। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप बताइए कि जिन्होंने उनका घोर विरोध किया। चलिए, ये एक अलग इशू हो जाएगा। लेकिन सर, एक बीजेपी अब जिस दौर में जा रही है, आपका भुवनेश्वर में अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सफलता के बाद। अब बीजेपी के सामने जब वो प्रबंधन के मोर्चे पर दूसरे दलों से ज़्यादा आगे निकल गई है, ज़्यादा उसने सब चीज़ों को समझ लिया है, अब सत्ता में रहते हुए चुनौतियां क्या होंगी, या आगे आने वाले समय में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो जो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह के लिए संगठन में अब चुनौती क्या है? पहली चुनौती है विनम्रता। सत्ता में यदि आप विनम्र हैं तो आपकी स्वीकार्यता समाज में बढ़ेगी। संगठन को विनम्र होना पड़ेगा, संगठन के कार्यकर्ता और विनम्र हैं। तो इन दोनों के बारे में तो थोड़ा सा अलग, मैं ना ये आपको दूर से लगता है। कार्यकर्ताओं के बीच में देखिए, सोमवार को सब कार्यकर्ताओं से मिलते हैं अमित जी, प्राइम मिनिस्टर हम लोगों की बैठक लेते हैं हर 6 महीने में। अभी तक के बीजेपी के सबसे विनम्र नेताओं में नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं। मैं इसलिए भुवनेश्वर में किस भुवनेश्वर क्या है, पहला एजेंडा है उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल चुनाव जीतना, गुजरात, हिमाचल इस वर्ष, और कर्नाटक, और इसके साथ ही उड़ीसा में भी साल भर बाद चुनाव है। और उड़ीसा में आपको जानकर आश्चर्य होगा, सत्ता में कौन है? नवीन पटनायक। लेकिन वहां भी तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। वहां कौन है? पंचायत सारे किसने जीते? बीजेपी। नगर पालिका, नगर निगम कौन जीती? बीजेपी। संकेत आ रहे हैं, जनता की आवाज आ रही है कि आओ गले लगाओ। एक बार देश भगवा होगा। नहीं, हम भगवा के चक्कर में नहीं पड़ते। देश स्वीकार कर रहा है हमारी नीतियों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, और राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर। देखिए, राजनीति में लोग क्यों पिट जाते हैं मालूम है आपको? उनका सामाजिक स्थान नहीं होता है, और इसलिए अब वही राजनीतिक सफल हो पाएगा जो जनता की नहीं, समाज के बीच में सदैव काम उसके चुनाव को छोड़ दिया जाए तो बड़ी चुनौती क्या है? अब आप सबसे बड़े दल हैं, केंद्र में एक मजबूत सरकार है, पूरा समर्थन है, विश्व के नेताओं में नरेंद्र मोदी की है भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना, और भारत के आंतरिक समस्याओं को पूरी तरह से, उसकी गरीबी को मिटाना। हर आदमी खुशहाल हो, वो तनाव में नहीं रहे, गरीबी अभिशाप न बने, और उसे इतना काम करने का अवसर मिले कि एक चाय वाला यदि इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो इस देश में कोई गरीब नहीं रहे। यही सपना। सर, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी से हो, लेकिन बात प्रबंधन की हो रही कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट है
वो एक बड़ी भूमिका निभाने वाला लगा है। अब कैडर वाले नेता या चुनाव जिताने वाले नेताओं की जरूरत नहीं रहेगी है। बीजेपी को जिताने के लिए एक अलग एक बंद कमरे से संचालन होता है। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या होता है? बीजेपी शुरू से बहुत ही आधुनिक पार्टी रही है। ये मॉडर्निटी को आप लोगों ने शुरू में इसकी उपेक्षा की है। आप याद करिए 93-98 के चुनाव में मुझे याद आता है कि मध्य प्रदेश भाजपा पहला संगठन था जिसने एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे फैक्स की। अरे मैंने किया था। आपके समय की मैं सबसे पहले मीडिया इंचार्ज बन के आया था यहाँ पे 1993 में। या प्रमोद जी के समय में जो हुआ, तो मॉडर्निटी कोई एक नया फिनोमेना नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से समय के अनुरूप नए नए प्रबंधन टेक्निक नहीं पहले कार्यकर्ताओं से फीडबैक आता था, प्रचारक मैदान का भ्रमण करते थे, कार्यकर्ता के घर जाते थे और वहाँ से फिर जिताऊ उम्मीदवार या उसको तैयार करते थे। लेकिन अब सर्वे होते हैं, एक सर्वेक्षण होते हैं। मुख्यमंत्री इसका जिक्र पचमढ़ी में भी किया था कि हम एक सर्वे कराएंगे और अगर कार्यकर्ता या नेता के प्रति उसकी छवि अच्छी नहीं है तो टिकट की उम्मीद न रखे। तो ये जो चलन है, ये जो प्रणाली विकसित की है बीजेपी की। सर्वे की तो जानकारी मुझे नहीं है कि ये किस तरह से होते हैं, क्या है, लेकिन प्रबंधन के मामले में विज्ञापनों का स्तर, हर वोटर तक पहुंचने की रीच, इसके लिए भाजपा शुरू से यदि प्रयास करती रही। योगेश जी, राकेश जी, अगर युग बदला है, समय बदला है, तो क्या आज साइकिल पे चला जाएगा? पार्टी का जब विस्तार हुआ है तो मोटरसाइकिल लगेंगी, मोटरसाइकिल के बाद गाड़ी की जरूरत पड़ेगी। हम तो देखिए, हमने साइकिल भूले नहीं हम, लेकिन अगर आवश्यकता है तो मोटरसाइकिल पे जाएंगे अधिक लोगों से संपर्क करने में। आपने जो कहा, अगर आज सर्वे की मान्यता है तो सर्वे भी होगा, लेकिन कार्यकर्ता से भी स्वर आते हैं उसको, और सारे विकल्प खुले हैं, और उस सारे विकल्पों के साथ ही पार्टी समाज का विकल्प बन रही, देश का विकल्प और मॉडर्निटी आधुनिकता। प्रभा जी, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार भी और आप लोग भी 2 साल बाद चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। नरेंद्र मोदी और शिवराज के सामने बड़ी 3 चुनौती क्या है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार में आना, सरकार चलाना और सरकार में फिर आना, ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। हम सरकार में आते भी हैं, सरकार चलाते भी हैं और चलाई हुई सरकार के काम के कारण फिर से सरकार में आते भी हैं। इसलिए हमारे सामने चुनौती सिर्फ नागरिक है, नागरिक की खुशहाली है, भारत की खुशहाली है, मध्य प्रदेश की खुशहाली है। और इसलिए जब आपने सवाल किया है तो मैं फारूक अब्दुल्ला नहीं, उसने जब कह दिया उमर अब्दुल्ला नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप जाइए ना नीचे तक, सब जगह एक ही बात है। जीवन में जब मैं प्यासा हूँ, जब पानी पीता हूँ तो मुझे एहसास होता है। सरकार का एहसास की सरकार एहसास कराती है। मैंने बात रह गई थी, बेटा तो शिवराज सिंह किसी एक पिता का है, लेकिन कितनों का बेटा बन गया तीर्थ यात्रा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में। आते ही लोग कहते हैं अब नहीं, हमारा बेटा तो शिवराज सिंह चौहान। तो प्रभात जी, बस इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे। बीजेपी बदली, बीजेपी ने अपने को सिद्धांत और नैतिकता, प्रामाणिकता के आधार पर वहीं रखा, लेकिन समाज के स्वर को समझने की कोशिश की कि विकास ही विकल्प है। विकास अगर व्यक्ति का होगा, समाज का होगा, तो समाज आपको स्वीकार करेगा। योगेश जी, आप क्या कहेंगे? बीजेपी बदली समय के साथ? लगता है कि बीजेपी ने समय के हिसाब से स्वयं को रूपांतरित किया, जन अपेक्षाओं के अनुरूप रहते हुए, और वो इसकी जीत का, इसकी संततता का कारण है। चुनौती अब क्या है? भाजपा के लिए चुनौती यही है कि वो अपनी संततता को बनाए रखे और जो मिशन, जो एजेंडा को लेकर जनता के सामने आई, उस जनता की इच्छा के अनुरूप फिर से कार्य कर देगी। बीजेपी 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और उनकी टीम ने जिसने गठन किया था, एक लंबी यात्रा के बाद अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी कही जाती है। भुवनेश्वर, जैसा कि प्रभात जी ने जिक्र किया है कि राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है और आने वाले राज्य जहां पर चुनाव हैं वो तो चुनौती है ही, लेकिन जनता की नब्ज को पहचानना और उनकी अपेक्षाओं को पहचानना, उस पर खरा उतरना, ये अभी एक बड़ी चुनौती है और मोदी और शाह की बीजेपी इसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। सवाल दर सवाल के लिए राकेश अग्निहोत्री, भोपाल।